उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा, 3 लाख किसानों को बगैर ब्याज दिया जाएगा। 1 अरब 11 करोड़ रुपए की योजनाओं का सीएम ने बागेश्वर में किया शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम ने कहा 700 डॉक्टरों की जल्द तैनाती होगी। पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की डीपीआर तैयार, सरकार की अनुमति के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, टटोले जा रहे हरक के बयान के सियासी मायने। दुर्गा पूजा अनुष्ठान, कोरोना के चलते सादगी से मनाया जा रहा महोत्सव, मंदिरों में दिख रही भक्तों की भारी भीड़। उत्तराखंड में नहीं जलेगा 10 फीट से ज्यादा का रावण, नहीं लगेगा मेला, 50 लोग भी होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। कोई इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे बहुगुड़ा के लिए राज्यसभा की टिकट की लॉम्बिंग बता रहा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने के हरक के बयान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। देखिए, मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है, और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कुंभ मेला 2021 को भव्य दिव्य बनाने के लिए मेलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सूखी नदी का निरीक्षण कर आवागमन हेतु बनाए जाने वाले अस्थायी पुल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारी को दिए गए। मेलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेला में जनसुविधाओं के आवागमन को देखते हुए सूखी नदी पर 44 मीटर लंबा पुल, जिसे 258 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, और ये पुल मेला भीड़ को नियंत्रण में रखने हेतु भी कारगर होगा। इस पुल का निर्माण कार्य 20 दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले हिमवीरों ने चमोली में अपना 59वां स्थापना दिवस धूमधाम से अपने प्रांगण में मनाया। औली स्थित पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान के प्रधानाचार्य डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। दूसरी तरफ आईटीबीपी के गौचर प्रांगण में कमांडेंट जोशी ने सलामी ली। बता दें कि 24 अक्टूबर 1962 को तिब्बत से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना की गई। आईटीबीपी की भारत की लगभग 3488 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा करती है। आईटीबीपी 9000 फीट से लेकर 18,700 फीट की बर्फ से ढकी चोटियों पर तैनात रहती है। बर्फ से ढकी चोटियों पर सेवाएं देने के कारण ही इनको हिमवीर कहा जाता है। आईटीबीपी ने देश के विभिन्न भागों में राहत व बचाव कार्य किए हैं। आईटीबीपी के केदारनाथ आपदा में भी राहत व बचाव कार्य करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई। वहीं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भारी बर्फीली जगहों पर देश की सुरक्षा करते हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने बेरीनाग में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख पवन कुमार सहित कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने पर उन्हें
सदस्यता दिलाई गई और कहा कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया है, लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। लॉकडाउन के बाद घर लौटे प्रवासी अब रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। बीपीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार उम्र की सीमा को पार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई रोजगार की नीति नहीं निकाल रही। 2022 में प्रदेश कांग्रेस की सरकार बन रही। अच्छे से डालो सर। के लिए इन्होंने सबने कांग्रेस ज्वाइन करी और मुझे बड़ी हार्दिक खुशी और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है और 2022 का मिशन जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बनाने का है तो शायद वो सफल होगा और हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत कम समय हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला था कि जो 15-16 महीने उनको मिले थे उत्तराखंड में सीएम रहने का, उस 16 महीने में भी उन्होंने इतना किया जो आज इनमें 4.5 या 4 साल की सरकार में नहीं कर पाए। भाजपा से जब से मैं जुड़ा और क्षेत्र पंचायत जीतने के बाद में भाजपा से जुड़ा, उसके बाद में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बना, उसके बाद भी कई मेरी मैडम खुद जिला पंचायत सदस्य रही, उसके बाद भी भाजपा के द्वारा हमारी जो है उपेक्षा की गई। इस वजह से मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहा हूं और आज हमारे खजान भाई साथ में हैं। मैं खजान भाई की अपनी नीतियों से, व्यक्तिगत नीतियों से इतना खुश हुआ कि मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बागेश्वर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बागेश्वर में ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार रुद्रप्रयाग में जिला विकास समन्वयक निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने और समय समय पर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को धरातल पर लाएं ताकि आम जनमानस को सीधा लाभ मिले। रास्ता निकालेंगे, लेकिन जब संज्ञान में लाएंगे नहीं, लटके रहेंगे, दोनों विभाग एक एक को देखता रहेगा तो नहीं चलेगा। नेशनल प्राइवेट पार्क तो कोई इस तरह का हो नहीं सकता वन पर्यावरण की ओर से आपकी तरफ से। 26 गांव में बिजली नहीं, रोक दी गई, पानी रहेगा तो कुछ चीजें में फिर ये सर सचिव सर आए थे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से, तो उनको भी हमने दिखाया था। उनको बताइए ना, रास्ता निकालेंगे, लेकिन जब संज्ञान में लाएंगे नहीं, लटके रहेंगे, दोनों विभाग एक एक को देखता रहेगा तो नहीं चलेगा। नेशनल प्राइवेट पार्क तो कोई इस तरह का हो नहीं सकता वन पर्यावरण की ओर से आपकी तरफ से। खबर सितारगंज से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा रामलीला भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार अखंड रामायण की शुरुआत की, जिस कारण समस्त कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकार की गाइडलाइन के आधार से रामलीला भवन में अखंड रामायण का आयोजन किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। दशहरे का पर्व कोरोना वायरस की वजह से धूमधाम के साथ नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा हमेशा हम सब पर कृपा बनाए रखे। पूरे क्षेत्र पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ सितारगंज के रामलीला भवन में पूजा पाठ किया और दशहरे वाले दिन रामायण का समापन किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। देता हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितारगंज में रामलीला मैदान में हम बहुत धूमधाम से ये पर्व नहीं बना पा रहे। तो आप सबको मालूम है पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। आज बहुत एक ऐसी खराब बीमारी हमारे बीच में है। हम
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी कमेटी का, राकेश त्यागी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर भी यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आज दशहरे का पर्व मनाने के लिए आज अष्टमी की पूजा रखी है। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी अष्टमी और नवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें इस वर्ष की तो इस बार तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति को देखने को मिली। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े रहे, घरों में कन्या पूजन के बाद उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही कई जगहों पर भंडारों के भी आयोजन किए गए। तो वहीं शनिवार सुबह से ही अष्टमी और रामनवमी की रौनक घरों में देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने पहले मंदिरों में माता की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद घरों में 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें खीर पूड़ी हलवा का भोजन कराया। वहीं नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने सत्य पर असत्य की जीत हासिल करी, वैसे भी हम लोग भी कोरोना को मात देकर आगे बढ़ेंगे। भगवती के नवरात्रे संपन्न होने जा रहे हैं। आज अष्टम और नवम रूप की पूजा की जाती है और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग देवभूमि के लोग देवी देवताओं को मानते हैं और जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनेकों सिद्धपीठ और शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मान्यता है कि भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत के लिए माँ भगवती आराधना की थी। नैनीताल में जिलाधिकारी सुमन बंसल ने धान क्रय केंद्र कुंवरपुर, गौलापार व लाखन मंडी, चोरगलिया का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों में 2 दिन में सुचारू इंटरनेट व्यवस्था के साथ निर्देश देते हुए धान क्रय केंद्रों पर एक और तौलकाठा स्थापित करने की स्वीकृति मौके पर दी। साथ ही केंद्र सचिव को प्रधानमंत्री के मीडिया से वार्ता कर श्रमिक बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसानों का समय बचेगा और अधिक से अधिक काश्तकार धान बिक्री कर सकेंगे। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि धान क्रय केंद्रों में काश्तकारों का पंजीयन व जारी टोकन पर केंद्र सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन धान क्रय केंद्र के ऊपर टीन शेड नहीं है वहां पर अतिशीघ्र टीन शेड बनाने को कहा। जो आप जो गाड़ी की जो कंट्रोल में आता है वो चीज आपने उसका साइज जो है इनसे पतला होता है सर। हाँ सर, तो वो जो वहाँ पे नहीं ले रहे वो और पतला है। जो निर्देश दिए गए हैं ये अगले 2 दिन में इंश्योर करवाएंगे हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और पैक्स, जिसमें सुपरविजन के लिए एसडीएम को नामित किया गया है कि एक तो जो उनका नेट कनेक्शन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसानों का वो निर्बाध रूप से कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो उनके एक रोबस्ट नेट सिस्टम की आवश्यकता है वो कल तक ये सभी केंद्रों में लगाएंगे। उसके लिए धनराशि यहाँ से उनको प्रोवाइड। देश के अन्य जगहों की तरह नैनीताल में भी सादगी से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है। हालांकि सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि दुर्गा पूजा खासतौर पर बंगाली समुदाय की पूजा होती है और इन दिनों नैनीताल में बंगाली सीजन भी चलने के साथ ही बंगाल में होने वाली दुर्गा की पूजा चल रही है। जो पर्यटक वहां पूजा में शामिल नहीं हो पाए, नैनीताल आकर मां दुर्गा के दर्शन करने के साथ ही दुर्गा आरती में शामिल होकर मां दुर्गा की स्तुति भी कर रहे हैं। देखिए, हमें तो नैनीताल हमेशा आने में बेहतरीन लगता है, बहुत ही बढ़िया जगह है। इनफैक्ट मेरा फैमिली और मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह है। लेकिन हम इससे पहले कभी नवरात्रि में नहीं आए थे। नैनी देवी मंदिर कई बार आए हैं और यहाँ हमने भी दुर्गा पूजा भी देखा। वैसे मेरा जन्म स्थान असम से है, तो वहाँ तो दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी हमें दुर्गा माता का जो मूर्ति है उसका दर्शन हुआ, नैनी देवी का दर्शन हुआ। तो नैनीताल जैसे पहले और आप लोगों ने यहाँ जो आयोजन किया है ये बहुत अच्छा किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो हम अभी कोरोना के टाइम में पूरा साफ है तो वो बहुत अच्छा लगा और सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और नैनीताल खुद इतनी सुंदर जगह है तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। रुद्रप्रयाग में पर्यटन, धर्म एवं संस्कृति सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श एवं चर्चा की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में रह रहे लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम को आध्यात्मिक टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
केदारनाथ में हो रहे कार्यों का विस्तार से जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव ने विभिन्न विभागों से केदारनाथ में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन कार्यों पर भी चर्चा की। कहा कि मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ही केदारनाथ में आगे के निर्माण कार्य किए जाएं। आगामी 2 नवंबर से प्रदेश भर में विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिले में विद्यालयों को खोलने के लिए शिक्षा महकमा तैयारियों में जुट गया है। विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की सैंपलिंग ली जा रही है। विद्यालयों के खुलने की कवायद के तहत की जा रही कोविड की सैंपलिंग को लेकर अध्यापकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षकों ने सरकार द्वारा विद्यालयों को खोलने की पहल का स्वागत किया और कहा कि हमें स्वयं के साथ साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने बताया कि छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विद्यालयों को खोलने से पहले सरकार को बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ अभिभावकों को इस बात के लिए जागरूक किया जाना चाहिए कि वह स्कूल से बाहर बच्चों को सामाजिक शारीरिक दूरी के अनुपालन के साथ साथ विद्यालय लाने व ले जाने की भी व्यवस्था में मदद करें। 7 महीनों से स्कूलें बंद थी। इसका हमारे खास करके जो शिक्षा पर छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब जब स्कूल खुलने की शुभ गाहट चल रही है तो इससे अभिभावकों में, छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अभिभावकों को ये चिंता भी सता रही है कि स्कूल के खुलने से कहीं हमारे बच्चे फिर से संक्रमित न हो जाएं। इसलिए अभिभावक सुरक्षा की पूर्ण वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की पूरी तरह से सुरक्षा हो। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चे 2 नवंबर से हमारे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। कोविड-19 के बाद, मार्च के बाद पहली बार विद्यालय खुलेंगे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सरकार और विभाग को एक बार चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और विशेषकर बच्चा तो है ही है लेकिन साथ में अध्यापक जिसने कोविड-19 में ड्यूटी की है बिना सुरक्षा के इंतजाम के, तो पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम दिए जाएं उस विद्यार्थी को, उस अध्यापक को। और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाएं। यहाँ तक कि छात्राओं एवं अभिभावकों में भी बहुत जोश है, बहुत जुनून है विद्यालय खुलने के, बहुत खुशी की लहर है सभी लोगों में। लेकिन जो ये महामारी जो पूरे विश्व में फैल रही है, इसकी वजह ये है कि अध्यापकों का तो टेस्ट हो रहा है, लेकिन छात्र छात्राओं का भी जो है टेस्ट अगर हो जाता, ये कोविड का टेस्ट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। फिर हमारे विद्यालयों की कुछ विद्यालयों की ऐसी स्थिति भी है कि जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था बैठने के लिए नहीं है। छात्र छात्राओं को जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनके बैठने के लिए नहीं जगह हो पा रही है। साथियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी 2 नवंबर से हमारे विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं और यदि विद्यालय खुलते हैं और हमें जानकारी है कि लगभग 7 महीने तक इससे पहले विद्यालय बंद रहे हैं, कक्षा बंद रहे हैं। सभी संस्था अध्यक्षों से, सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि कृपया वे विद्यालय खुलने से पूर्व सभी विद्यालयों के कक्षों को और विद्यालय परिसर को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करा दें। मां भगवती देवी दुर्गा की शक्ति साधना को समर्पित नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। असुरों पर क्रोधित होकर प्रहार और अपने भक्तों पर ममता का स्नेह लुटाने वाली देवी का ऐसा ही संयुक्त स्वरूप मौजूद है धर्मनगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर। देखिए रिपोर्ट। यूं तो मां चंडी देवी मंदिर पर वर्ष भर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रों के पावन दिनों में यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। मां चंडी देवी मंदिर हरिद्वार नगरी के दक्षिण में शिवालिक पर्वत पर स्थित है। यहाँ 2 मार्गों से पहुँचा जा सकता है। एक मार्ग पैदल है तो दूसरा रोपवे। पैदल मार्ग से चढ़ाई करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है। दूर दूर से आए श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। वहीं रोपवे से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ के शिखर पर मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के जितने चेहरे हैं, देवी मां के चमत्कारों की उतनी ही कहानियां। कुछ भक्त देवी को संतान का सुख देने वाली देवी कहते हैं, तो वहीं कुछ भक्त परिवार में सुख शांति, धन धान्य की वर्षा होने की बात कहते नहीं थकते। चंडी देवी मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करती हैं। बिना थके, बिना रुके श्रद्धालु भक्ति के रस में सराबोर हैं। बहुत अच्छा लगा है, माई के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा है और माई से हाथ जोड़ के विनती करी है हमेशा के लिए, ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। देवी मंदिर आते हैं कनखल से, रोज आते हैं डेली और बहुत हाँ जी छठा नवरात्रा बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरे व्रत करके माता रानी दर्शन देती है, बहुत खुले अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह माता के दर्शन करके। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ की, सजावट भी अच्छी है, भक्त भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा। चंडी देवी मंदिर के महत्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। मां भगवती यहाँ रुद्र चंडी और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो भी मनुष्य अष्टमी, नवमी और चंडी चौदस को यहाँ पहुंचकर माता की आराधना करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के जो अश्विन के नवरात्र आते हैं वो माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए ही विशेषकर बताए गए हैं। और जो माँ चंडी देवी के जो मंदिर है, माँ भगवती यहाँ पर 2 रूपों में विराजमान है। एक रौद्र रूप में, रुद्र चंडी के रूप में है जो क्रोध का रूप है भगवती का, और एक शांत रूप है जो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है। और नवरात्रों में विशेषकर यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, चंडी चौदस जो विशेषकर यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है और माँ का विशेष दिन भी कहा गया है। तो पुराणों में भी यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ माँ मंदिर के दर्शन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, पाठ करता है, भंडारा करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में भी और वैसे भी विशेषकर जो भगवती जो है सभी की कुल देवी है और देश विदेश से भी, देश से तो हमारे यहाँ आती हैं, विदेशों से भी काफ़ी लोग, काफ़ी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी लोगों का यही रहता है कि भाई नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना, माँ के दर्शन हो सके। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। यूं तो माँ भगवती के देश भर में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन हरिद्वार का माँ चंडी देवी मंदिर भी माता के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़कें अब व्यापारियों और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें मिट्टी और पत्थर डालकर ढका गया है, जिससे दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने त्योहार से पहले सड़कों की मरम्मत करने की मांग की है। साथ ही स्मार्ट सिटी सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि अभी ज़्यादा सड़कों पर सिविल लाइन बिछाने और मल्टी यूटिलिटी बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर सड़कों की मरम्मत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़कें बनाई जाएंगी और एक बार फिर से राजधानी की सड़कें खूबसूरत देखने को मिलेंगी। आठ नवंबर से छात्रों को फ्री वाईफाई सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 4G वाईफाई सुविधा के लिए निजी कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 105 सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में 4G वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 2 लाख छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आगामी 8 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत करेंगे। देखिए, 1 नवंबर को देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा जो कि उच्च शिक्षा में अच्छे बच्चों को निकालते हैं, प्रशासनिक सेवा में भेजते हैं, अच्छे क्लास पढ़ाते हैं। अभी तक हम शिक्षक पुरस्कार खाली माध्यमिक में देते थे, अब हम प्रोफेसर भक्त दर्शन पुरस्कार जो है उच्च शिक्षा में 1 नवंबर से दे रहे हैं। और उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी दून विश्वविद्यालय से ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान करेंगे और अगले साल उनकी जयंती से ये शुभारंभ किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है